हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो मैं आज वापस से आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा के जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनली अनाउंस हो चुके हैं और काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स को पॉजिटिव मेल आ चुका है यूके गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका बैलेट में सिलेक्शन हो चुका है। सो अब आगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस आपको करनी है ताकि आप यूके में आ सको। सो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, ताकि मैं और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। सो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो, हियर वी गो। सो आपके जब सिलेक्शन हो चुकी है और आपको मेल आ चुका है तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी। जो मैंने अपने वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि पीसीसी जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट लेने में टाइम लगता है। लेकिन इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो पहले पासपोर्ट सेवा की जो वेबसाइट है आप उसमें जाके एक डेट फिक्स कर सकते हो और वहाँ जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ वीक लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि आपके जो भी लोकल पुलिस अथॉरिटी है, जो भी पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए और जो आपको मेल आई है यूके गवर्नमेंट की तरफ से बैलेट में सिलेक्शन के लिए, आप वो मेल का भी प्रिंट आउट उनको एज अ प्रूफ लेके जाइए कि आप पीसीसी क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी था कि उनकी पीसीसी रिजेक्ट कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक वैलिड रीज़न वो नहीं दे पाए थे कि उन्हें क्यों चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो आप सारे प्रूफ लेके जाइए। अगर हो सकता है तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हैं उसका भी प्रिंट ले लीजिए, ताकि आप उनको दिखा सको कि इस रीज़न से मुझे पीसीसी चाहिए क्योंकि मैंने यूथ मोबिलिटी में अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया है। सो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके चेक करके वेरीफाई करेंगे और आपको शायद विद इन 1 और 2 डेज़ में, या फिर अगर फास्ट प्रोसेस वो करते हैं तो आपको एक ही दिन में वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। सेकेंडली आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगी आपकी टीबी टेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा यूके में रहते हैं तो आपको टीबी टेस्ट करानी पड़ेगी। लेकिन टीबी टेस्ट आप कोई भी जाके क्लिनिक से नहीं करा सकते हैं। यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हर सिटी के लिए रिकॉग्नाइज्ड क्लिनिक को ही कंसिडर किया जाता है आपके टीबी टेस्ट के लिए। सो जो भी टीबी टेस्ट आप कराओ, आप पहले लिस्ट में चेक कर लो कि आपकी क्लिनिक कहाँ पर है, कौन से सिटी में हो आप, और फिर उसी क्लिनिक से जाके आप अपनी ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट करा सकते हो। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए शायद वो लोग 500 to 1000 रुपीज़ लेते हैं। आपको उसमें सर्टिफिकेट आ जाएगी। और जो आपकी टीबी टेस्ट है वो भी अप्रॉक्स 1000 to 1500 रुपीज़ लगते हैं टीबी टेस्ट कराने के। तो आप वो करा लो। तो ये दो डॉक्यूमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा आता है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको 2530 28 डेज़ तक आपको दिखानी है अपनी बैंक स्टेटमेंट में। और आप इसमें अपनी एफडी सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी तरह की एसेट्स या गोल्ड को नहीं शो कर सकते हो। सो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मैं यही बोलूँगी, सेफर साइड में रहने के लिए, अगर आपकी एफडी भी है तो आप उसको ब्रेक करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। उस पैसे को 28 डेज़ तक दिखाना है और फिर आपको वो स्टेटमेंट को भी साथ में प्रेजेंट करनी है। फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी क्वालिफ़िकेशन, जो कि RQF यूके लेवल से 6 कंसिडर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से भी आपने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स किया है, आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे एक लेटर लिखवानी है कि बस आपने ये कोर्स आपने फ़िनिश किया है, इंग्लिश में फ़िनिश किया है, और आपने कौन से साल में फ़िनिश किया है, आपकी क्या स्ट्रीम थी। और जस्ट एक नॉर्मल एक लेटर उनको अपने लेटर हेड पे लिख के दे देना है कि आपकी बैचलर्स है, फुल टाइम बैचलर्स है, आपने किस कोर्स में किया है, जो कि यूके से इक्विवेलेंट हो जाती है। जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी सारी जो बैचलर्स कोर्सेज हैं, लेकिन बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएड, ये सारी यूके के हिसाब से लेवल 6 में कंसिडर होती हैं। तो आपको ये लेटर भी अपनी यूनिवर्सिटी से लिखवा लेनी है। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरत लगेगा अब यूके की वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या फॉर्म है, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं आपको फिल करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में दिखाती हूँ। ओके, सो ये है वो वेबसाइट www.gov.uk पे, जहाँ पे आपको अपनी यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा की एप्लीकेशन डालनी है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट प्रोवाइड, आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं, एंड यहाँ पर है अप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। Check which documents you will need to apply, and you will also have to pay the health surcharge. Check how much you will have to pay.
and apply from outside the UK, and you have to go for apply online. Accept the analytical cookies. Where are you planning to live? So basically इसका आंसर इंग्लैंड होता है, so you continue. Do you have current EU, EA और Swiss passport? So no. अगर आपके पास है ये पासपोर्ट तो yes करें या फिर no करें. सेलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक. सो आप अपनी कंट्री का नाम डाल दें यहाँ पे, आप जिस भी कंट्री से हैं. अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया. टेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन. आपको यहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक की लोकेशन को पता करना है. अगर आप अपने बायोमेट्रिक की लोकेशन जानते हो तो आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माय बायोमेट्रिक्स. और नहीं जानते हैं तो आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन. सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है कि आपके कंट्री में बायोमेट्रिक्स कहाँ पे होता है. सो जस्ट वी सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन एंड नेक्स्ट. यू कैन गो फॉर अप्लाई नाउ. पे आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है और आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पर बेसिकली. सो ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर आप यहाँ पे. Which route are you applying under? Temporary work creative, temporary work charity, youth mobility scheme. So last वाला आपका ये option है youth mobility scheme. Your telephone number. So यहाँ पे अब आपको अपना contact details डालना है. Where do you use this telephone number for use while in the UK or for use outside the UK? So लेट्स अज्यूम कि आप जो अपना नंबर डाल रहे हो वो आप यूके आने के बाद भी यूज़ करोगे और यूके से बाहर भी यूज़ कर रहे हो. तो आप अपना यहाँ पे यूके का नंबर, इंडिया का नंबर भी डाल सकते हैं +91 करके. एंड सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन नंबर. सो लेट्स अज्यूम इट इज़ मोबाइल टेलीफोन नंबर एंड आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है. और नेम, आपको यहाँ पे अपना नाम देना है. You fill your name and save and continue. Any other name, अगर आपका कोई और नाम भी रहा है तो आप वो भी डाल सकते हैं. अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका एक ही सिंगल नाम है तो वो आप डाल दें. नो करके सेव एंड कंटिन्यू. योर सेक्स एंड रिलेशनशिप स्टेटस. सो फीमेल एंड अपना रिलेशनशिप स्टेटस डाल सकते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. Eligible Youth Mobility Scheme National. You must be 18 to 30 years old or 18 to 35 if you are applying as a national or valid pass holder of New Zealand. So इंडिया के लिए आपको सिर्फ आपका एज कैटेगरी 18 to 30 के बीच में होना चाहिए. लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड पासपोर्ट होल्डर हैं देन दी एज कैन रेंज फ्रॉम 18 to 35. अगर आप 30 से ज़्यादा हैं तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगी. सो यू लेट्स अज्यूम कि ये जो फिल कर रहे हैं वो 18 से 30 के बीच में है एंड येस एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. Previous entry on youth mobility scheme. Have you previously spent time in UK as a working holiday maker or under the youth mobility scheme? आप क्या यहाँ पे UK में आ चुके हैं इस स्कीम अंडर दिस यूथ मोबिलिटी स्कीम या फिर एज अ वर्किंग हॉलीडे मेकर. सो लेट्स अज्यूम नो एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. देन यू हैव टू पुट योर एड्रेस. यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है. आपका इंडिया का एड्रेस दीजिए आप, क्योंकि आप ऑब्वियसली यूके में आए नहीं हो कभी, तो आपका जो इंडिया का एड्रेस है वो यहाँ पर चला जाएगा. सो यू कंटिन्यू. About this property, how long have you lived at this address? Select a unit of time and enter a value. So आपको यहाँ पे आपने जो एड्रेस दिया है आप उस एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हो आप वो डाल दो. एंड yes, so I'm just assuming कि मैंने 15 years डाल दिया है. What is the ownership status of your home? I own it, I rent it, other. So I own it, I rent it, other. So मैं basically यहाँ पे other डाल रही हूँ. आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपने options को डाल सकते हो. And then save and continue. Now, passport number or travel document reference number. You must use your passport or travel document to complete this section. अब आपको यहाँ पे अपना passport number डालना है. मैं एक कुछ भी imaginary number डाल रही हूँ. आप guys please ये वाला section अच्छे से fill करें, अपना passport number सही से डालें. Issuing authority India और अपनी expiry date and issue date को भी mention कर दें. मैं just यहाँ पे एक imaginary number डाल रही हूँ. Issue date might be 2017 and let's say it expires in 2027.
So yeah. And then save and continue. Your identity card, do you have a valid national identity card? So आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दें, क्योंकि हमें इंडिया में आधार नंबर मिलता है एज अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड. सो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर डाल रही हूँ. और आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी और इशू डेट नहीं होती है, तो उसको ब्लैंक करके सेव एंड कंटिन्यू. योर नेशनैलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ. कंट्री ऑफ नेशनैलिटी विल बी इंडिया. कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया आप डाल दे. प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो प्लेस रहा है बर्थ का, आपको वो मेंशन करना होगा. एंड योर डेट ऑफ बर्थ. Expression of interest to the India Young Professional Scheme ballot. Have you received an email telling you that you have been successful in the expression of interest to the India Young Professional Scheme ballot? You can only apply to the Youth Mobility Scheme if you have been successful in the ballot. So I'm assuming कि ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो, ये फॉर्म सेकेंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप है कि आपको इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम का जो बैलेट है उसमें अपनी एप्लीकेशन को डाल देना है. और उसको डालने के बाद आपका अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है, जो लॉटरी सिस्टम है उसमें जब आपको मेल आ जाती है कि यस नाउ यू कैन अप्लाई फॉर वीज़ा, एंड तब ये ऑप्शन तब आता है, तब आपको ये सेकेंड स्टेप लेना पड़ेगा. सो इसलिए वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप जब ये फिल कर रहे हो फॉर्म, ये एप्लीकेशन, इससे पहले आपको बैलेट में आपकी सिलेक्शन हो चुकी है. सो मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, एंड यस करके एंड योर यूएन इन योर ईमेल. सो जब आपको ईमेल आएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम बैलेट में, आपको एक वहाँ पे यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा आपके ईमेल से. वो रेफरेंस नंबर को यहाँ पे पुट करना है. मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर पुट करके सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ. Eligibility for the Youth Mobility Scheme. Confirm that you are able to provide both police registration certificate issued in the 6 month before your application, evidence of qualification equal to RQF 6. So मैंने पहले भी अपनी चीज़ है, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि वो ECCTIS के वेबसाइट पे जाके आप अपने इंडियन एजुकेशन को यूके के एजुकेशन के साथ इक्विवेलेंट कर सकते हो. अगर आपने वो कर लिया है तब तो वो सबसे अच्छा है. आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी को अपने इस एप्लीकेशन में ऐड कर दे, नहीं तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को बोले कि वो आपको एक लेटर प्रोवाइड कर दे, और वो आपका एविडेंस हो जाएगा. देन सेव एंड कंटिन्यू. Do you currently hold or have you ever held any other nationality or citizenship? I'm assuming no, and save and continue. Spoken language preference. We may have to talk to you about your application. Which language would you prefer to use? English. Save and continue. Your current partner. अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे अपना पार्टनर का डिटेल आपको देना होगा, और उसका पासपोर्ट नंबर भी आपको देना पड़ेगा. यूज योर पार्टनर्स पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट इफ दे हैव वन टू कंप्लीट दिस सेक्शन. सो यूथ मोबिलिटी वीज़ा में आपको पता है कि हम अपने स्पाउस, अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं ला सकते हैं. तो आपको यहाँ पे नो करके तब सेव एंड कंटिन्यू करना होगा. People financially dependent on you. Does anyone rely on you for financial support? यूथ मोबिलिटी वीज़ा की एक और कंडीशन है कि आपके बच्चे नहीं होने चाहिए. आपने इसकी एलिजिबिलिटी पूरी पढ़ ली होगी, और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी पूरे डिटेल में बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. सो येस, योर डिपेंडेंट्स आर नॉट ट्रैवलिंग विथ यू, और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके बच्चे नहीं होने चाहिए. सो डेफिनेटली यहाँ पे हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू में नो करके एंड देन आप कंटिन्यू करो. Give details about your first parent. So give details about two of your parents. What if I, okay, so what is the person's relationship to you? So let's say you live in the UK. Do you have any family in the UK? Immediate family such as spouse, civil partner, parents of children, grandparents, your child spouse, your partner. So अगर आपकी कोई family जो यहाँ पे लिस्ट मेंशन की गई है, अगर वो यूके में रहते हैं तो आप यस दे सकते हो. अगर नहीं है सो आप नो करके कंटिन्यू कर रहे हो. मेरे केस में ऐसे तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो मैं नो करके इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रही हूँ. Traveling as part of an organized group. Will you be traveling to UK as part of an organized group? Not really. So no, and save and continue. Traveling with another person. No,
save and continue. Where you will stay in the UK? Do you know where you will stay in the UK? So basically अब ये आपकी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि आप यूके आ तो रहे हो, बट आप यूके में करोगे क्या, आप रहोगे कहाँ, कैसे आप अपना एकोमोडेशन सर्च करोगे। सो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप अपना यहाँ पे एकोमोडेशन का पहले से कुछ देख कर रखें। सो यहाँ पे नो की जगह पे यस करके, एंड आप अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड यहाँ पर है, सो यूज़ दैट पोस्ट कोड। आप उनका एड्रेस अभी फ़िलहाल से फॉर्म फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर कोई भी नहीं है एंड यू डोंट हैव एनी डिटेल, देन जस्ट पुट नो। क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो आप नो कर दो। बट अगर आप किसी को भी जानते हो जो जिसका जस्ट आप पोस्ट कोड डाल के आगे फिल कर सको, तो वो अच्छा होगा। मैं हूँ एंड देन डू यू नो वेयर यू विल स्टे इन द यूके। लेट्स से नो, आपके पास कोई भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी फैमिली कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स नहीं है, सो नो एंड सेव एंड कंटिन्यू एंड लेट्स सी व्हाट दे आस्क फॉर। Accommodation plans in the UK. Where do you plan to stay in UK? Give as much detail as possible of where you intend to stay, for example in a hotel, private housing or with friends. So मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आप नो करो अगर आपके पास आंसर नहीं है कि आप कहाँ रहोगे, एंड देन राइट डाउन इन डिटेल हियर व्हाट्स योर प्लान। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप ये लिख दो यहाँ पे कि मैं एयरबीएनबी यहाँ पे करूँगी आकर फॉर अ मंथ और फॉर फ्यू वीक्स, एंड देन एट द सेम टाइम आई विल बी लुकिंग फॉर सम अदर रेंटेड एकोमोडेशन जहाँ पे मैं रेंट पे रह सकूँ किसी के साथ शेयर्ड अपार्टमेंट में। सो लेट्स राइट डाउन दिस। आई एम प्लानिंग टू book an Airbnb for a month after taking my tickets। तो आप वो भी मेंशन कर दो कि टिकट होने के बाद, मेरी वीज़ा आने के बाद, या फिर आफ्टर आफ्टर गेटिंग माई वीज़ा। आप लिख दो आफ्टर गेटिंग माई यूके वीज़ा। I am planning to book an Airbnb for a month after getting my UK visa, and after coming to UK, I will look for an shared rented accommodation. So that's very simple and clear. Then save and continue. Now, UK travel history. Have you been to the UK in the past 10 years? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जो लोग ये इंडिया से फिल कर रहे हैं उनका आंसर नो है। अगर आपका येस है तो आप येस करके कंटिन्यू करें। सेव एंड कंटिन्यू। UK visa application. Have you been issued with a UK visa in the past 10 years? Let's say no. Save and continue. ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ईईए। सो आप कभी भी क्या इस सारे कंट्रीज में ट्रैवल किए हो? अगर करे हो तो आप वहाँ पे मार्क कर दो, अगर नहीं तो ज़ीरो करके एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री। आप अपार्ट फ्रॉम इस कंट्रीज में आप 10 साल में कभी भी ट्रैवल किए हो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और ईए में? नहीं, नो एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके। Now, this is like you have to just make a rough estimation। अगर आपकी बैलेट में नाम आ गई है, आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो, सो व्हाट आई हैव हर्ड कि ये एप्लीकेशन के आने के ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लाइक विद इन 3 to 4 weeks आपको वीज़ा की डिसीजन आ जाएगी, क्योंकि आप बायोमेट्रिक भी बुक करोगे यहाँ पर। सो 1 महीने की बाद की आप अपनी डेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी जुलाई चल रहा है, सो आप इसको अगस्त सितंबर, सो लेट्स से आप 1 सितंबर को यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। 1 सितंबर, बिकॉज 30 डेज का टाइम है आपको एप्लीकेशन करने का, एंड so 1 September 2023 can be your travel date. Save and continue. Immigration history for either the UK or any other country. Have you ever been refused visa? And this all things are always go no. तो आप इसको no करके आगे बढ़ते जाओ। Breach of UK immigration law नहीं है, कोई conviction penalties आपके ऊपर नहीं है। No, I have never had this. Save and continue. War crime, no, I have read the term. Save and continue. Terrorist activities, this all comes under no. So just mark them no, read the terms and conditions, save and continue. Extremist organizations, views, everything will go no here. Save and continue. Person of good character, have you as part of your employment or ever undertake unpaid activity? No, this all will be no, and
any other information about your character behavior which you would like to save and continue. Your employment history, armed force, कभी भी आपने आर्मी में काम किया है, कोई मिलिट्री में काम किया है या गवर्नमेंट में काम किया है, अगर नहीं सो जस्ट आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ दिस, सेव एंड कंटिन्यू. Your employment history, sorry, so you will just mark save and continue. Then additional information about your application. If you need to add more information about your application but we're not able to, you can write it here. If there is no further information you want to add, click the save and continue. So let's doing the required मेंटेनेंस फंड. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अब आपको यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करना है, बिकॉज एज यू नो कि आपको 2530 पाउंड्स अपने अकाउंट में लास्ट 28 डेज के बैंक स्टेटमेंट में शो करना है, एंड दैट कैन बी योर एफडी और कैश बैलेंस इन योर अकाउंट बट नॉट योर एसेट्स. गोल्ड, स्टॉक्स, शेयर, बॉन्ड्स ये सब कंसिडर नहीं किए जाएंगे. सो बैंक का नाम देना है, सो मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देती हूँ, सबसे कॉमन है. सो एंड टाइप ऑफ एविडेंस, आप क्या प्रोवाइड करने वाले हो वो भी आपको यहाँ पे देना है. स्टेटमेंट फ्रॉम पर्सनल बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट, बिल्डिंग सोसाइटी पासबुक, लेटर फ्रॉम अ बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी और अदर recognized financial institution. So you are going to provide a statement and continue. Add more evidence of maintenance fund. Do you need to add more evidence? अगर आप स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो आई थिंक दैट्स एनफ, क्योंकि उसमें जस्ट आपको अपनी बैलेंस दिखानी है कि आपके पास 2530 लास्ट 28 डेज में आपके अकाउंट में है. सो नो एंड सेव एंड कंटिन्यू. Mandatory document, the passport, yes you need that. Registration certificate you need that. Statement आपको चाहिए or evidence of your qualification. So you add this. Now you need the TB test as well, as I have told you कि आपको यहाँ पे tuberculosis की टेस्ट करा के आनी पड़ती है यूके में. So आपको वो भी टेस्ट यहाँ पे करानी पड़ेगी. Save and let's go to IHS website and see what they ask for. Please wait while you are rewriting. सो दिस इज़ दी IHS का पेमेंट आपको यहाँ पे करना है. वो कैसे? पे टूवर्ड्स योर हेल्थ केयर इन द यूके. द कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर सरचार्ज इज £624 पर ईयर ऑफ द वीज़ा फॉर कस्टमर्स एज 18. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो वीज़ा है आपको 2 साल की मिलती है, सो इट विल बी 624 इंटू 2. यहाँ पे उन्होंने 5 साल का दिखाया है. So 624 into 2 will be 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 1248. So you have to pay £1248 to get this visa. So this is 1248. Yes, £1248 आपको pay करने हैं. £624 for 1 year. So this visa is applicable for 2 years. So you have to pay 624 into and so this is the INR amount. It is 1,27,056 that you need to pay for your 2 years of IHS visa. Sorry, for your so 1,27,056 that you need to pay for your IHS, that is immigration health surcharge, and then you click on pay now, and then you have to choose a card. So आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चूज़ कर सकते हो यहाँ से, बट वो मास्टर वीज़ा कार्ड ही होना चाहिए या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड होना चाहिए, और आप फिर यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू पे फॉर योर IHS. आपकी ये पेमेंट होने के बाद आपको एक लास्ट जो आएगा कि कंफर्म एंड सबमिट. सो आपकी एप्लीकेशन के लिए आपको कंफर्म एंड सबमिट कर देना है, एंड देन यू विल गेट an email to your email address by getting a reference number. और उसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन सेंड हो चुकी है और आपने यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर दिया है. So this is the whole process, step by step process of your youth mobility visa. But ये याद रखें कि ये step 2 है. First step is always you need to enter into the ballot, and when you get the confirmation कि आप उस ballot में select हो चुके हो, and then you will come to this step 2 of applying for the visa. So this is सो आपने देखा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बता दी कि आपको कैसे अपना फॉर्म फिल करना है, और ये फॉर्म आपकी जब रेडी हो जाएगी, आपको बायोमेट्रिक्स के डेट मिल जाएंगे, तो उस दिन आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है. PCC, TB टेस्ट, आपकी यूनिवर्सिटी की लेटर और बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स बायोमेट्रिक के दिन अपने साथ में लेके जाना होगा. सो यही थी मेरी वीडियो आपको बताने के लिए कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा में जिनकी सिलेक्शन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. और अभी आगे
आपकी प्रोसेस जो है वो थोड़ी और लंबी है, तो आप फटाफट ये प्रोसेस को पूरा कर लें और फिर आप अपनी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।